गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑसिलोस्कोप एवं ट्रांजिस्टर चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके आगामी UPPCL, TG2, DRDO, इसरो, भेल एवं जो कोई विद्यार्थी सेमेस्टर या एनुअल की तैयारी कर रहे हों उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये जो ऑब्जेक्टिव का जो कलेक्शन लिया गया है ये अरिहंत बुक से लिया गया है और हमारा हर संभव प्रयास है कि आप लोगों को अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूँ। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्न में कौन सा ऑसिलोस्कोप का मुख्य भाग नहीं है। निम्न में कौन सा ऑसिलोस्कोप का मुख्य भाग नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो ऑसिलोस्कोप के जो मुख्य भाग में आता है एक उसमें सॉटूथ आएगा, फिर गेट एम्पलीफायर होता है। 2 लित्र जो देख रहे हैं ये 2 लित्र ऑसिलोस्कोप का मुख्य भाग के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, ये इसका ऑप्शन होगा कि ऑसिलोस्कोप का मुख्य भाग नहीं है। 2 लित्र इसका मुख्य भाग ऑसिलोस्कोप का नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कह रहा है ऑसिलोस्कोप में निम्न में कौन सा भाग पर्दे पर द्वि-आयामी आकृति दर्शाने में सहायता प्रदान करता है। देखिए देख लीजिए कि ऑसिलोस्कोप में निम्न में कौन सा भाग पर्दे पर द्वि-आयामी आकृति दर्शाने में सहायता प्रदान करता है। तो द्वि-आयामी आकृति बोलता है दर्शाने में सहायता प्रदान करती है, 2 डायमेंशनल आकृति। तो ये देखिए एक इसमें सॉटूथ जनरेटर होता है। ऑसिलोस्कोप के मुख्य भाग में एक सॉटूथ जनरेटर होता है जो हमेशा क्या करता है कि ये द्वि-आयामी आकृति दर्शाने में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी अल्टरनेटिंग राशि के द्वारा किसी अल्टरनेटिंग राशि के लिए 0 से अधिकतम मान तक पहुंचने का समय डैश कहलाता है। देखिए किसी अल्टरनेटिंग राशि में 0 से अधिकतम मान पूछ रहा है कि 0 से अधिकतम मान, 0 से किसी अल्टरनेटिंग राशि में 0 से देखिए 0 से अधिकतम मान, अगर 0 से अधिकतम मान हो तक पहुंचने का समय वो ट्रेस पीरियड होता है। देखिए अगर 0 से अधिकतम हो गया, 0 से अधिकतम, जीरो से अधिकतम को हम कहते हैं ट्रेस पीरियड, ठीक है। जबकि अगर अधिकतम से अगर 0 हो, ये मेरा 0 से अधिकतम था, अगर अधिकतम से 0 हो तब हम उसको कहेंगे रीट्रेस पीरियड। चूँकि यहाँ 0 से अधिकतम कर रहा है तो 0 से अधिकतम को हम लोग कहेंगे ट्रेस पीरियड, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर यही कहता अधिकतम से 0 तब हम उसको कहते हैं रीट्रेस पीरियड। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सीआरओ में निम्न में
कौन सी फोकसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है? सीआरओ। सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सीआरओ का फुल फॉर्म होता है, सीआरओ का फुल फॉर्म हो गया कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। स्कोप। तो ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसी को हम लोग कहते हैं सीआरओ। सीआरओ का फुल फॉर्म हो गया कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, या सिर्फ हम लोग इसको ऑसिलोस्कोप भी कहते हैं, याद रखिएगा। सीआरओ का फुल फॉर्म पूछ देता है तो आप बता दीजिएगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और इसको सिर्फ हम लोग ऑसिलोस्कोप भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है 4 नंबर में, सीआरओ में निम्न में से कौन सी फोकसिंग विधि प्रयुक्त किया जाती है? तो यहाँ पे हम कौन सा फोकसिंग विधि प्रयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम दोनों प्रकार का जो है ना फोकसिंग विधि का प्रयोग करते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी ए और बी दोनों प्रकार के विधि का उपयोग किया जाता है सीआरओ में। जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है सीआरओ प्रदर्शित कर सकता है। सीआरओ कह रहा है प्रदर्शित कर सकता है, तो सीआरओ देखिए, सीआरओ प्रदर्शित कर सकता है। सीआरओ में हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ना मेरा, ये जो सीआरओ मेरा है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स मापक यंत्र है, और इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के वैद्युतिकी राशि की तरंग की आवृत्ति देख सकते हैं। ठीक है, तो तरंग की जो आकृति देख सकते हैं, ये चाहे एसी सिग्नल हो या डीसी हो, दोनों प्रकार के सिग्नल को ये प्रदर्शित करता है सीआरओ, एसी और डीसी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ये सी है ये सही है कि हम सीआरओ प्रदर्शित कर सकता है, यानी सीआरओ के थ्रू सीआरओ जो है चाहे एसी सिग्नल हो या डीसी सिग्नल हो, सभी की आकृति ये प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 6ठा नंबर क्वेश्चन को समझिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सीआरओ में किसी भी वेव फॉर्म का ऊर्ध्वाधर आयाम इंगित करता है। देखिए, सीआरओ में किसी भी वेव फॉर्म का ऊर्ध्वाधर आयाम इंगित करता है। ऊर्ध्वाधर आयाम के बारे में पूछ रहा है। इसमें एक हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल होता है आयाम। तो यहाँ पे हम लोग ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं। जब ऊर्ध्वाधर आयाम की बात की जाए सीआरओ में, तो सीआरओ में किसी भी वेव फॉर्म का जब हम ऊर्ध्वाधर आयाम इंगित करता है, तो हमेशा ये ऊर्ध्वाधर आयाम आपको इंगित करेगा पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू होता है ऊर्ध्वाधर आयाम सीआरओ में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए देखिए क्या कर रहा है। सीआरओ में 250 आरएमएस मुख्य एसी वोल्टेज की पीक टू पीक वोल्टेज क्या होगा? सीआरओ में 250 आरएमएस मुख्य एसी वोल्टेज की पीक टू पीक वैल्यू कर रहा है। देखिए, पीक टू पीक वैल्यू के लिए देखिए भी ये आरएमएस वोल्टेज है, तो आरएमएस वी आरएमएस इज इक्वल टू आप जानते हैं 1/√2 आई मैक्स। अब आई मैक्स इज इक्वल टू, आपको पता है कि आई मैक्स जब निकालना होगा तो √2 इंटू वी आर एम एस कीजिएगा। वी आर एम एस। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए,
ये RMS का मान रख दीजिए और √2 से इंटू कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। यानी चलिए हम आपको करके दिखा रहे हैं। आपकी क्या कीजिएगा, 250 गुना √2, तो 250 गुना √2 का मान 1.414, जब आप इंटू करेंगे तो ये आपका आएगा 353.5 वोल्ट, जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है CRO में टाइम बेस्ड सिग्नल निम्न में से किस प्रकार की तरंग प्रदर्शित करता है। CRO में पूछ रहा है टाइम बेस्ड सिग्नल को, कि टाइम बेस्ड सिग्नल जो है वो किस प्रकार का तरंग प्रदर्शित कर रहा है, टाइम बेस्ड सिग्नल। तो जब CRO में टाइम बेस्ड सिग्नल होगा तो किस प्रकार का तरंग प्रदर्शित करेगा, तो वो सॉटूथ तरंग प्रदर्शित करता है। टाइम बेस्ड सिग्नल जब भी होता है वो हमको क्या करता है कि हमें सॉटूथ वेव तरंग जो है प्रदर्शित करता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी CRO की विशिष्टता प्लेट पर 50 मेगाहर्ट्ज अंकित है। इसका अर्थ यह है कि CRO की विशिष्टता प्लेट पर, CRO का फुल फॉर्म कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसको हम लोग ऑसिलोस्कोप भी कहते हैं। अगर उसकी विशिष्टता प्लेट पर 50 मेगाहर्ट्ज इंगित है, अगर 50 मेगाहर्ट्ज अंकित किया हुआ है तो इसका अर्थ क्या होगा, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो इसका अर्थ ये होगा कि स्वीप सिग्नल की आकृति क्या होगा, 50 मेगाहर्ट्ज है। स्वीप सिग्नल की आकृति 50 मेगाहर्ट्ज, स्वीप सिग्नल की आवृत्ति होगा 50 मेगाहर्ट्ज, आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज होता है। 10 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है CRO में बीम द्वारा स्क्रीन पर फास्फेट के एक निश्चित क्षेत्र को उत्तेजित करने का समय डैश कंट्रोल द्वारा एडजस्ट किया जाता है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि CRO में बीम द्वारा स्क्रीन पर फास्फेट के एक निश्चित क्षेत्र को उत्तेजित करने का समय डैश कंट्रोल द्वारा एडजस्ट कर दिया जाता है। तो किस समय के द्वारा, तो वो टाइम या डिवीजन कंट्रोल द्वारा एडजस्ट किया जाता है। ये फास्फेट के एक निश्चित क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए, उत्तेजित करने का समय को जो है हम लोग टाइम या डिवीजन कंट्रोल द्वारा एडजस्ट किया जाता है। CRO में बीम द्वारा स्क्रीन पर फास्फेट के एक निश्चित क्षेत्र को उत्तेजित करने के समय। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जब समान आवृत्ति तथा आयाम के सिग्नल CRO को X तथा Y इनपुट पर आरोपित किया जाता है। देखिए आवृत्ति भी समान है और आयाम भी समान है। समान आवृत्ति तथा आयाम के सिग्नल CRO को X तथा Y इनपुट पर आरोपित किया जाता है, तब स्क्रीन पर परिणामी पैटर्न डैश होता है। तब स्क्रीन पे जो है परिणामी पैटर्न कैसा देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तब जो है अगर समान आयाम है और समान आवृत्ति है वाला सिग्नल जब CRO को XY पर इनपुट पर आरोपित किया जाता है, तब स्क्रीन पर जो परिणामी पैटर्न होता है हमको एक सरल रेखा में देखने को मिलता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 12 नंबर क्वेश्चन को समझिए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को
ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में ये सारा जो है 12 नंबर क्वेश्चन में चित्र में किस बाइसिंग विधि के परिपथ को दर्शाया गया। ये बाइसिंग विधि है और बाइसिंग को करने के लिए हम डीसी स्रोत का उपयोग करते हैं। ठीक है, डीसी स्रोत का हम लोग उपयोग करते हैं बाइसिंग के लिए। और ये जो बाइसिंग जो विधि होता है, ये बाइसिंग ट्रांजिस्टर का जो बाइसिंग होता है, ये ट्रांजिस्टर का बाइसिंग हम लोग 4 तरह से करते हैं। एक बेस प्रतिरोध यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बेस प्रतिरोध, वोल्टेज डिवाइडर विधि, फीडबैक प्रतिरोध बाइसिंग विधि और एमीटर प्रतिरोधक बाइसिंग विधि। तो ये फिगर आपको बताना है ये किस प्रकार का बाइसिंग विधि है। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये आपका है बेस प्रतिरोध बाइसिंग विधि, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही। देखिए यही प्रतिरोध जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ ये वाला अगर प्रतिरोध यहाँ अगर हम लगा दें यहाँ पे इस पॉइंट पे इस जगह, तब ये आपका हो जाएगा, तब ये आपका कहलाएगा फीडबैक प्रतिरोध बाइसिंग विधि। देखिए थोड़ा सा अंतर, ये वाला प्रतिरोध अगर यहाँ लगा दें, ये जो लगा हुआ है अब इसको यहाँ लगा दें, ये जो देख रहे हैं ये, अगर ये प्रतिरोध को ये वाले को अगर हम यहाँ लगा दें तब ये कहलाने लगेगा फीडबैक प्रतिरोध बाइसिंग विधि। ये बेस प्रतिरोध बाइसिंग विधि का ही तब ये उन्नत रूप हो जाएगा जब हम यहाँ लगा देंगे, यानी एडवांस वर्जन। ठीक है, इसका ये ऑप्शन होगा। 13 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ट्रांजिस्टर एक डैश परिचालित युक्ति है। ट्रांजिस्टर, देखिए ट्रांजिस्टर के बारे में पूछ रहा है। देखिए ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये ट्रांसफ़र करता है प्रतिरोध को, और ये ट्रांजिस्टर को हम लोग एम्प्लीफिकेशन हेतु उपयोग करते हैं। यानी ये जो ट्रांसफ़र करेगा किसी भी परिपथ में, ये निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध की ओर ये वोल्टेज को एम्प्लीफिकेशन करता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर जो है कह रहा है ट्रांजिस्टर एक डैश प्रचालित युक्ति है। तो ट्रांजिस्टर वोल्टेज तथा धारा दोनों प्रकार का प्रचालित युक्ति है, जो 13 का आपका होगा सी नंबर। ट्रांजिस्टर वोल्टेज प्रचालित तथा धारा प्रचालित युक्ति है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, ट्रांजिस्टर में कलेक्टर धारा नियंत्रित की जाती है। ट्रांजिस्टर में जो हम लोगों को कह रहा है ट्रांजिस्टर में कलेक्टर धारा नियंत्रित की जाती है। ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर धारा नियंत्रित करते हैं वो बेस धारा द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जिन ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा चालन केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों द्वारा संपन्न हो वह डैश कहलाता है। सिर्फ कह रहा है एक चालन के द्वारा, विद्युत धारा का केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों द्वारा, जिन ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा चालन केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों द्वारा संपन्न हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। उसको हम लोग कहते हैं यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, अगर विद्युत धारा केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा हो तो वो यूनिपोलर होगा। यूनिपोलर के अंतर्गत आपका आता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, जबकि बाइपोलर यानी आवेश चालकों का, यानी कि धारा का चालन दोनों प्रकार के आवेश वाहकों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा हो या संपन्न किया जा रहा हो, तब हम उसको कहेंगे बाइपोलर। जबकि यहाँ विद्युत धारा केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा हो रहा था तो हम कहें यूनिपोलर। यदि विद्युत धारा चालन दोनों प्रकार के आवेश वाहकों के द्वारा होगा तब वो कहलाएगा बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो बाइपोलर के अंतर्गत आपका आता है पीएनपी और एनपीएन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कराए इन ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा चालन होल तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन
दोनों प्रकार के आवेश वाहक के द्वारा संपन्न हो। देखिए कह रहा है ना तो इस बार कि इन ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा का चालन क्या कर रहा है, विद्युत धारा चालन होल तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों प्रकार के आवेश वाहक के द्वारा संपन्न होता है। तब हम इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे बाइपोलर। सिर्फ वो सिर्फ होल से होता या सिर्फ वो सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन से होता तब हम उसको यूनिपोलर कहेंगे। जब दोनों से हो रहा है, होल तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों प्रकार के आवेश वाहक के द्वारा संपन्न हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे बाइपोलर, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्वात नलिका की तुलना में ट्रांजिस्टर का लाभ है। निर्वात नलिका की तुलना में ट्रांजिस्टर का लाभ है, तो निर्वात की तुलना में ट्रांजिस्टर का क्या लाभ है, तो ट्रांजिस्टर का लाभ है करा इसमें ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रांजिस्टर इसका साइज कम तथा भार कम होता है, पावर की खपत कम होती है, उपरोक्त सभी। तो ये देखिए सही, सभी ऑप्शन सही है कि ट्रांजिस्टर हमारा क्या होगा, ट्रांजिस्टर का साइज छोटा होता है और इसका भार भी कम होता है, ये भी सही है। इसमें जो है ना पावर की भी खपत कम होती है, इसमें क्या करा, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ट्रांजिस्टर में कलेक्टर की डोपिंग, ट्रांजिस्टर में कलेक्टर की डोपिंग डैश होती है। तो देखिए ट्रांजिस्टर में जो है ना कलेक्टर की डोपिंग जो है ना बेस से अधिक वो एमीटर से कम होती है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए ट्रांजिस्टर में, देखिए ये देखिए ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ये मेरा इमीटर कहलाता है और ये बेस कहलाता है और ये मेरा कलेक्टर कहलाता है। यानी एक ट्रांजिस्टर में इमीटर, बेस और कलेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये जो इमीटर जो देख रहे हैं, इमीटर का जो है ना हाई डोपिंग होता है, इमीटर का हाई डोपिंग होता है, जबकि कलेक्टर का डोपिंग इमीटर से कम होता है और बेस का डोपिंग सबसे कम होता है। अब चलिए इमीटर का साइज भी जो होता है, इमीटर का साइज कम होता है और सबसे कम अगर साइज देखिए तो यहाँ बेस का है, और सबसे अगर साइज के बारे में देखा जाए तो सबसे अधिक साइज जो होगा कलेक्टर का, यानी कलेक्टर का साइज सबसे अधिक, उसके बाद इमीटर, तब बेस का, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर में देखिए कितने टर्मिनल है, 3 टर्मिनल है, यानी इसमें 3 इलेक्ट्रोड है। देखिए एक इमीटर इलेक्ट्रोड हो गया, एक बेस इलेक्ट्रोड हो गया, एक कलेक्टर इलेक्ट्रोड हो गया। जबकि जंक्शन की बात की जाए तो इसमें देखिए एक जंक्शन ये हो गया और एक जंक्शन देखिए ये हो गया। इसमें 2 जंक्शन होता है, J1 और J2। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ट्रांजिस्टर के चिन्ह में तीर का निशान डैश की दिशा को दर्शाता है। ट्रांजिस्टर में जो है, ट्रांजिस्टर के चिन्ह में तीर का निशान क्या दर्शाता है, तो ट्रांजिस्टर के चिन्ह में तीर का निशान क्या दर्शाता है, तो तीर का निशान दर्शाता है एमीटर में होल करंट, एमीटर में होल करंट को दर्शाता है, एमीटर में होल करंट, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।